तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्टोरल सिस्टम। और इलेक्टोरल सिस्टम में इसी को हम इलेक्शन भी बोलते हैं। इंडिया में किस तरह से इलेक्शन होता है, इलेक्शन के कितने टाइप होते हैं और इलेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, इन सभी चीजों को जानेंगे आज के हम लोग इस चैप्टर में, इस क्लास में। ठीक है। सबसे पहले जब हम इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ते हैं तो पहले जानेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूएएफ। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका क्या मतलब हुआ? तो वोटिंग राइट जो है, वोटिंग राइट इसी को बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यूनिवर्सल क्या है इसमें समझिएगा ध्यान से। तो वोटिंग राइट ऑफ एज 18 एंड अबव, यानी 18 साल और उससे बड़े जितने भी लोग हैं, 18 साल या उससे ऊपर की एज के, इनको जो वोटिंग राइट मिलता है यही कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इंडिया में एक और चीज है कि जिस समय 1947 में भारत आजाद हुआ था और सबसे पहला जनरल इलेक्शन 1950 में जब हुआ था, याद रखना इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था? जनरल इलेक्शन 1950 में। आजादी के बाद जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? 1950 में, जहां पे सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, यानी यूनिवर्सली हुआ था ये। अब यूनिवर्सली कहने का मतलब है पूरा यूनिवर्स नहीं, यानी यहां पे समझिएगा बात को, 1 वोट इक्वल टू 1 पर्सन। ऐसा नहीं है कि कोई वुमेन है तो उसको वोटिंग राइट नहीं है, या फिर गरीब है तो उसका वोटिंग राइट जो है 1%, 2% मिला के 1 वोट होगा। दैट इज नॉट क्लियर। 1 पर्सन 1 वोट। एक यूरोपियन कंट्री का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है डेवलप्ड कंट्री। इसमें 1971 में सबसे पहले वुमेन को वोटिंग राइट मिला था। क्लियर। उससे पहले वहां वुमेन को वोटिंग राइट था ही नहीं। तो यूरोपियन लोग खुद से इतने ऑब्सेस्ड है, जो यूरोप अपने आप को कहता है कि पूरी दुनिया जंगल है। हाँ, यूरोप के जो लोग थे ना, वो उनका मानना ऐसा था कि पूरी दुनिया क्या है? जंगल है। लेकिन यूरोप क्या है? तो पूरी दुनिया का गार्डन है। मतलब एक तरह का वो टॉन्ट देते थे कि पूरी दुनिया जो है वो अनसिविलाइज्ड है, उनको अच्छे से खाने नहीं आता है, रहने नहीं आता है, जैसे तैसे रहते हैं, हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं। और यूरोप जो है गार्डन। तो सोच लो गार्डन का हाल, जहां पे वुमेन को वोटिंग राइट कब मिला? 1971 में। तो इससे अच्छा तो फॉरेस्ट ही है ना कि हमारे यहाँ। और इंडिया एक चीज तो प्राउड करने वाला है, इंडिया फ्रीडम के बाद से ही, लिबर्टी के बाद से ही, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से ही वुमेन को वोटिंग राइट दिया, गरीबों को वोटिंग राइट दिया। यहाँ पे मुकेश अंबानी और ठेला वाला का वोट एक ही हो, समझ में आया? या फिर प्रधानमंत्री का वोट और नॉर्मल पर्सन का वोट भी एक ही होगा। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री वोट देने जाएंगे तो उनका वोट 2 गिना जाए। क्लियर। जब भारत आजाद हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उस समय जो वोटिंग एज था वो 18 नहीं था। कितना था? 21। और 21 से चेंज करके 18 कर दिया गया। कब? 1988। क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी समझ गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी, एमसीक्यू में आ सकता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किस टाइप के गवर्नमेंट का पार्ट है? तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। क्लियर ना। सेकेंड टॉपिक है हमारा ब्रिजिंग बैरियर एंड इनेबलिंग पार्टिसिपेशन। व्हाट डज दैट मीन? हम समझते हैं एक है कॉमन पीपल, और जो कंट्री पे रूल करता है या फिर कंट्री को जो चलाता है, सिस्टम पूरे जो गवर्न करता है, वो होता है गवर्नमेंट। ठीक है।
तो गवर्नमेंट के तो अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे डेमोक्रेसी है सबसे पहला, मोनार्की भी है, ठीक है, डिक्टेटर भी है। क्या लगता है इन तीनों में जो सबसे ज्यादा अकाउंटेबल होगा, सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, कौन सा गवर्नमेंट होगा? डेमोक्रेसी वाला कि मोनार्की, राजा महाराजा जो होता था वो, कि तानाशाह जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग? डेमोक्रेसी होगा। तो डेमोक्रेसी में ना इलेक्शन इसलिए होना जरूरी है ताकि इलेक्शन से लोगों के पास ऑप्शन आए। क्या है? ऑप्शन आए कि अगर सरकार काम नहीं किया तो हम लोग गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब ब्रिजिंग बैरियर, ठीक है, लोग जो है वो गवर्नमेंट को या फिर पीएम को डायरेक्ट वोट नहीं दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वोट दे रहे हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव जब जीत जाते हैं तो एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। अब मान लो कि किसी एक एरिया में, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो डायरेक्ट दिल्ली तो लोग जाएंगे नहीं मोदी जी पे क्वेश्चन उठाने, या फिर तो पकड़ेंगे किसको? तो हम अगर इस क्लास में किसी को छोड़ के गए हैं कि मेरा मतलब ये मेरा आदमी है, तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो उसी को ना पहले पकड़ोगे। तो सिंपल सा बात है। तो इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये ब्रिज की तरह काम करते हैं, किसमें? लोग में और डायरेक्टली गवर्नमेंट में। क्लियर? दूसरा चीज है इनेबलिंग पार्टिसिपेशन। अब इलेक्शन क्या करता है ना, इलेक्शन जो होता है ये गवर्नमेंट को एक फियर देता है, एक डर देता है। क्या देता है? डर, कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर इस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जीते हैं अच्छा काम नहीं करेंगे, तो 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद लोग जो है हमें निपटा देंगे, मतलब लोग हमें हटा देंगे। ऑब्वियस है ना कि इलेक्शन होगा फिर। तो यहीं पे आता है इनेबलिंग पार्टिसिपेशन। मतलब समझिएगा बात को, दो तरीके से इस चीज को समझिएगा। पहला, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में बैरियर, ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है। इलेक्शन, इलेक्शन से कौन चुना जाता है? गवर्नमेंट चुना जाता है। लोग डायरेक्ट तो नहीं चुन रहे हैं ना गवर्नमेंट को, किसके थ्रू चुन रहे हैं? हाँ ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव भी है, पर प्रोसेस इलेक्शन है। रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चुन रहे हैं, प्रोसेस इलेक्शन है। तो इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव हमेशा क्या हो गया? ब्रिज हो गया। ठीक है। और दूसरी बात, लोगों में ये उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी तो मेरे पास ऑप्शन है गवर्नमेंट को चेंज करने का। तो लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दे रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जब वोट देंगे तो वही ना हुआ इनेबलिंग पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना। राजा महाराजा के टाइम में कभी देखे, कभी सुने हो हिस्ट्री में कि सब लोग आ गए रोड पे, हाँ अकबर हाय हाय कर रहा है, ऐसा हुआ था? क्योंकि सबको पता है हम अकबर हाय हाय करेंगे, अकबर मेरा हाय कर देगा। क्लियर? क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं है लोगों को चेंज करने का। तो जब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है पार्टिसिपेट करने का, तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है जो राजा है उसका बेटा अगला राजा बनेगा, फिर उसका बेटा अगला राजा बनेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये दो टर्म आया, ब्रिजिंग बैरियर एंड इनेबलिंग पार्टिसिपेशन। क्लियर? इलेक्शन, जो इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाता है वो कौन सा बॉडी करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेन चेयरमैन होते हैं उनको बोला जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ समझना, ये प्रधानमंत्री या लीडर ऑफ अपोजिशन के किसी के अंडर में नहीं होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, नॉर्मल इलेक्शन मतलब मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहे तो वो इलेक्शन कमिश्नर का मेंबर जो नंबर है
उसको बढ़ा भी सकते हैं। और यही पूरे इंडिया में क्या करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है, इलेक्शन करवाते हैं। अब समझना, इलेक्शन करवाने के लिए कुछ रूल्स का पहले से ही मतलब कुछ रूल्स तय होता है, जिसको मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। याद रखना, ये मोरल को मतलब ठीक है, पर नॉर्मली ये ध्यान रखना, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जब भी सुनो तो डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए किससे रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन के रूल को क्या बोलते हैं, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, इनका क्या काम है, इनका काम है पार्टीज के झंडे डिसाइड करना, पार्टीज की आइडेंटिटी डिसाइड करना। आइडेंटिटी में फ्लैग्स हो गया, झंडा छाप हो गया, कमल छाप, हाथ छाप। फिर इनका काम और क्या है कि जो कैंडिडेट है, ठीक, कैंडिडेट के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, क्या किसी तरह का ब्राइबरी तो नहीं दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 2-2 हजार रुपया दे करके और वोट खरीदा जा रहा है। चौथा, इनका काम है जो पोलिंग बूथ होते हैं जहां पे वोटिंग पड़ता है उसका जांच करना, उसको चेक करना कि किसी तरह से हाईजैक तो नहीं किया जा रहा है। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, किसी भी तरह का मतलब मारपीट तो नहीं हो रहा है, धमकी तो नहीं हो रहा है। ब्राइबरी मतलब घूस, जैसे हम अगर इलेक्शन में उतरे हुए हैं तो हम पूरे मोहल्ला में जा जाकर 2-2 हजार रुपया बांट दिए तो उनका मिल गया। लेकिन आजकल लोग भी तेज हो गए, जितना भी लोग आता है सबसे पैसा रख लेते हैं, वोट देते हैं उसी को जिसको मन कर, ठीक है। गांव का स्थिति तो और खराब है, मुर्गा भात पे वोटिंग मिल जाता, समझ में आया? तो ऐसा हाल है, क्लियर? ओके, हाँ, तो एक चीज समझो, इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है इसमें पहले इलेक्शन का एक डेट डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक। फिर कैंपेन आता है, कैंपेन होता है, कैंपेन मतलब प्रचार, पार्टी सब अपना प्रचार करता है, टीवी पे करता है, रोड पे करता है, रिक्शा से घूमवाता है, बड़ा बड़ा बैनर लगता है, पोस्टर लगता है, तो ये हो गया क्या चीज, कैंपेन। यहाँ पे समझना दो चीजें हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट कंपनी जब प्रचार करता है तब बोलता है, ठीक है। कैंपेन का क्या मतलब हुआ, बस अपने आप को शो करना, क्लियर। फिर इलेक्शन डे आता है, इलेक्शन डे से याद रखना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि इलेक्शन डे से 48 आवर्स पहले, इलेक्शन डे से 48 आवर्स पहले सारा जितना भी कैंपेन हो रहा है ना सब बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी को प्रचार करते देख लिया तो उसको उस इलेक्शन से निष्कासित कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, क्लियर। और जब रिजल्ट फिर आता है तो रिजल्ट आता है, फिर इसमें जो विनर होता है, जो जीतता है, वो फिर एक तरह से बोल सकते हो कि उनको पोजीशन मिलता है, ठीक है। वो एमपी का हो, एमएलए का हो, वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत। एक चीज और है, पहले जो इलेक्शन होता था वो उसमें जो वोटिंग होता था वो होता था बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर क्या होता है, जैसे हम लोग तुम लोग क्लास मॉनिटर का चुनाव लड़ा है ना, कैसे करता है, उसमें पेपर में नाम लिख करके उसको मोड़ के डाल देते। तो पहले इलेक्शन ऐसे ही होता था, लेकिन बाद में 2004 में ईवीएम इंट्रोड्यूस होता है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और मशीन के थ्रू वोटिंग होना फिर शुरू हो जाता है। इससे टाइम बचता है, जो पेपर था पेपर बचता है, तो इकोलॉजिकल भी बोल सकते हो कि इकोलॉजिकल होता है। और तीसरा ये बहुत फास्ट है, हाँ, इससे एक्यूरेट होता है, मतलब चीटिंग का संभावना कम है, या फिर किसी तरह का मिस्टेक्स का संभावना जो है, पॉसिबिलिटी इसमें बहुत कम है, क्लियर। अब हम लोग समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो भारत में जनरली 2 तरह की पार्टीज, एक नेशनल पार्टी है
और दूसरा रीजनल पार्टी है। नेशनल पार्टी उन पार्टीज को कहते हैं जिस पार्टी का गवर्नमेंट एटलीस्ट 4 स्टेट में हो। ठीक है, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन अभी के लिए इतना समझते हैं। अच्छा, नेशनल पार्टी का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो वो फिक्स होता है, आइडेंटिटी फिक्स होता है। जैसे नेशनल पार्टी का एग्जांपल दो, एक बीजेपी। गुड, बीजेपी का क्या है, वो मार्क क्या है, कमल है ना। ठीक है, उसी तरह कांग्रेस, इसका क्या है, हैंड है। ये सब कुछ पार्टी हो गया जो नेशनल पार्टी है। रीजनल पार्टी में जब आओ तो जो स्टेट्स में जो पार्टी है, ठीक है, जो कुछ राज्यों में पार्टी है, जैसे इसका एग्जांपल दो, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू और आम आदमी पार्टी। हाँ देखो, आम आदमी पार्टी प्राइम एग्जांपल है। पहले आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी था, क्योंकि 4 स्टेट में लगभग इसका गवर्नमेंट था। अब सिर्फ पंजाब में बचा है, दिल्ली खत्म, गोवा खत्म। तो आम आदमी पार्टी पहले नेशनल पार्टी बन गया था, अब क्या बन गया है वापस से, रीजनल पार्टी। तो ये फिक्स नहीं होता है, ये चीज जान लेना। ठीक है, जो मार्क होता है, ये जैसे इसका कमल है, इसका हाथ हो गया, आरजेडी का लालटेन हो गया। ठीक है, ऐसे ही लालटेन होता है, लालटेन हो गया, इसका तो सिंपल है, वो तीर हो गया। आम आदमी पार्टी का क्या है, झाड़ू। तो ये सब जो है ये फिक्स नहीं होता है, जैसे जैसे पोजीशन गिरते जाएगा। लेकिन हाँ, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का लगभग सेम होता है। अब कुछ पार्टी जो है, जैसे लोकल लेवल पे जो बनता है, जैसे ये होता है म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिए, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए, ठीक है, या फिर पंचायती इलेक्शन के लिए। इसमें जो पार्टीज होती है, जो पार्टियां होती है, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, इसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अच्छा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब तुम लोग समझे, निर्दलीय पार्टी, समझना ध्यान से। वैसे पर्सन जो चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन किसी पार्टी के थ्रू नहीं लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। जैसे मान लो एक तरह से हम चुनाव लड़ने चले गए, ठीक है, किसी कंस्टिट्यूएंसी में, पर ना हम बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं, ना राष्ट्रीय जनता दल से, किसी पार्टी से नहीं है, तो हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पहचान बचा हुआ होगा, जो मार्का बचा हुआ होगा, उसमें से एक सिंबल देगा। क्लियर? इसीलिए जब लोकल लेवल पे तुम जाओगे ना, तो देखोगे लोटा छाप, बैगन छाप, घड़ी छाप, कुछ भी, मतलब थाली छाप, घर छाप, हेलीकॉप्टर छाप, कुछ भी। जैसे कांग्रेस का है ना हाथ छाप, एक जगह हम इलेक्शन में देखे थे पैर छाप। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ भी होता है, ये कौन डिसाइड करता है, याद रखना, पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर?